हेलो। देखिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविज़न हमने शुरू किया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से प्रेरित है, तो जर्मनी मार कर आइएगा। यानी कि ये कहाँ से प्रेरित है, कभी कभार ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आपका जर्मनी मारना है। अब आइए, आपका अनुच्छेद शुरू किया जाए। और अनुच्छेद भी एक अनुच्छेद में पूरा समय लग जाता है। अनुच्छेद 352 निकाल लीजिए भाई। और देखिए, एक और भूमिका में बताना है भाई, उसके बाद आपका शुरू किया जाए। भूमिका में अभी आपका देखिए, भूमिका में आपका थोड़ा बहुत ही बचा रह गया, उसको पूरा कर लिया जाए। देखिए, आपका एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का केस पर हमने छोड़ा था, और उसी से फिर आगे बढ़ना है। और जो आईएएस में आपका क्वेश्चन बना है, जीएस में भी बना है, एक दो क्वेश्चन निकाल लेना है, माने भूमिका में भी। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला में आपका ये बहुमत का निर्णय ये था सुप्रीम कोर्ट का कि अगर इमरजेंसी लगी है, यानी कि 352 की उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति ने कर रखा है और मूल अधिकारों को सस्पेंड किया है, तो ऐसी दशा में उन मूल अधिकारों की मांग के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती। यानी कि आप फंडामेंटल राइट की डिमांड आप नहीं कर सकते। कब? आपातकाल में। जब ये फैसला आया तो कांग्रेस खुश हुई, लेकिन जो जनता दल था और तमाम देखिए, आपका इसके बाद स्थिति आपका बदली। और स्थिति आपका जो बदली है, वह आपका जनता दल की सरकार आती है। और जनता दल की सरकार 44वां संविधान संशोधन करती है और उसमें काफ़ी बदलाव लाती है इमरजेंसी के प्रोविज़नों में। और आपका उसमें एक बदलाव मुख्य रूप से ये है कि अब आपातकाल में भी भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को, यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को सस्पेंड या निलंबित नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। आपका भी बिहार में पूछा भी गया था भाई कि कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, तो कौन से अनुच्छेद? 20 और 21। किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया? 44वां। और सन याद रखिए, 1978। आपका अनुच्छेद बताया जाएगा डिटेल में, वो तो अलग बात है, लेकिन इतना तो याद रखिए कि इसके द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल, फिर एक बार बैक होइए। वर्तमान में आपात की उद्घोषणा तीन आधारों पर की जा सकती है: युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। याद रखिएगा, कितने आधार हैं? तीन। या तो युद्ध के आधार पर, या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, या आपका आक्रमण के आधार पर। जो ये सशस्त्र विद्रोह है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। जो ये सशस्त्र विद्रोह हैं,
इसकी जगह पहले मूल संविधान में आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टरबेंस लिखा था। और इंदिरा गांधी ने जब तीसरा आपात लागू किया तो आंतरिक अशांति का सहारा लिया और आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरा इमरजेंसी लागू की। जब जनता दल की सरकार सत्ता में आई तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपका आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और इसकी जगह कौन शब्द रखा गया? सशस्त्र विद्रोह। अब फिर एक बार नियम बनाना है जो अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति ने की है भारत में, तो एक आर्टिकल अपने आप सस्पेंड हो जाता है, एक अनुच्छेद अपने आप निलंबित हो जाता है। वह अनुच्छेद है 19। यानी कि जो अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं उसको अपने आप वो क्या हो जाएंगी? सस्पेंड। अभी हम बताएंगे सस्पेंड पर भी, क्योंकि जब तक की भूमिका पूरी न हो जाए आपका बेयर एक्ट शुरू नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब बेयर एक्ट शुरू होगा तो ये जितनी कहानी है उसमें ऐड होंगी आपका प्रावधान सहित और संशोधन सहित। तो ऐसी दशा में आपका आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा करने की आवश्यकता नहीं है। और 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो निलंबित होते ही नहीं। कौन कौन? तो आखिर 20 और 21। अब जो मॉडल आईएएस में बना था वह ये बना था कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल में भी किन अनुच्छेदों को, माने कौन से अनुच्छेद का मूल अधिकार सस्पेंड कर सकता है। तो कर सकता है में आइए, अनुच्छेद 20 को कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 को कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। अनुच्छेद 14 दिया था और अनुच्छेद 19 दिया था। तो देखिए अब इसी में आपका विवाद है, और विवाद क्या है? क्लियर कट मामला है। अनुच्छेद जो 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं उन्हें निलंबित करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो भारत का राष्ट्रपति निलंबित कहाँ करता? वो तो अपने आप क्या हो जाती हैं? सस्पेंड। तो किस मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है? तो कौन सा एक अनुच्छेद अब बचा? 14। क्योंकि 19 तो अपने आप ही क्या हो जा रहा है? सस्पेंड। अब दूसरा देखिए आपका कैसे मॉडल बना है भाई। आपातकाल के दौरान किस किस अनुच्छेद में दिए गए मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जाते हैं? तो 20 होगा नहीं, 21 होगा नहीं और 19 किया नहीं जाता, बल्कि अपने आप क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। और तो उपयुक्त सभी मारकर आइएगा, क्योंकि 19 को सस्पेंड नहीं किया जाता, ये तो अपने आप क्या हो जाता है? सस्पेंड। यही टेक्निकल क्वेश्चन दूसरा, अनुच्छेद 19 किस आधार पर आपात की उद्घोषणा पर स्वतः निलंबित नहीं होगा? नहीं तो दे देगा युद्ध। तो बताइए युद्ध के आधार पर मैंने क्या बताया? स्वतः होगा कि नहीं निलंबित? होगा। बाह्य आक्रमण के आधार पर होगा। और एक आधार है कि स्वतः निलंबित नहीं होगा, कौन सा? आपका सशस्त्र विद्रोह। तो किस आधार पर अगर आपात की उद्घोषणा की गई है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो क्या मारकर आ पाएंगे? सशस्त्र विद्रोह। अब आइए, अब दूसरा जो इंटरव्यू का भी सामान्य क्वेश्चन है उसको भी देख लिया जाए। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ आपका ये न कहेगा कि मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, ये न कहेगा। मूल जो अधिकार हैं वे सस्पेंड हो जाते हैं, समाप्त न कहेगा।
सस्पेंड माने निलंबित हो जाते हैं। निलंबित का मतलब ये हुआ, अपने आप नहीं, राष्ट्रपति करते हैं आपका आदेश द्वारा, लेकिन एक ही अनुच्छेद है, अपने आप हो जाता है, दो होगा नहीं। और राष्ट्रपति आदेश निकालेंगे, इस आर्टिकल को मूल अधिकार नहीं प्राप्त रहेगा, इस आर्टिकल तो अच्छे से याद रखिएगा। मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते। निलंबन का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति ये आदेश जारी करते हैं कि इन इन मूल अधिकारों के लिए कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अब याचिका दायर नहीं कर सकता। तो मूल अधिकार बने रहते हैं, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट यही बताइएगा या प्रवर्तन, यानी कि न्यायालय में जो जाने का अधिकार है वो उन अधिकारों पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि मूल अधिकारों को के लिए न्यायालय में जाने पर रोक लगाई गई है। यानी कि मूल अधिकार बने हैं, निष्क्रिय हैं, और जैसे ही आपातकाल हटा या राष्ट्रपति ने अपना आदेश वापस लिया, वह फिर निलंबन वापस, और फिर आपको मूल अधिकार क्या होंगे, प्राप्त। यानी कि एक लाइन में ये बताइए कि मूल अधिकार निलंबित होते हैं, समाप्त नहीं होते। इसका मतलब कि उस मूल अधिकार के लिए, रक्षा के लिए आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। अर्थात लीगल भाषा में आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट या 32 के तहत उच्चतम न्यायालय आप नहीं जा सकते। यह इसका प्रभाव मूल अधिकार पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आइए, आपका कहानी समाप्त होती है। अब आर्टिकल निकाल लीजिए 352। देखिए 352 को कोरिलेट करके पढ़ना है। आप भूम बने कि भारत में आपात उपबंध का प्रावधान संविधान के भाग 18 में किया गया है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के आपात का वर्णन किया गया है। तीनों आपात हम बता चुके हैं, फिर एक बार बता दें। पहला आपात कौन सा है? राष्ट्रीय आपात कहा जाता है या नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात भी इसे कहा जाता है, जो अनुच्छेद 352 में है। दूसरा आपात के बारे में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 356, किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्या हो गया है, फेल्योर हो गया है, यानी कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, विफल। और तीसरा आपात कौन सा है? वह फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। और दूसरा वह अनुच्छेद था 356, और तीसरा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसका आर्टिकल कहाँ है? 360। अब आइए इसके बाद से राष्ट्रीय आपात देखा जाए। नेशनल इमरजेंसी इसी को कहा जाता है। आपात की उद्घोषणा जब भी पढ़िएगा तो फिर आपका 366 के क्लास 18 से उठाइएगा, और तब आपका 352 शुरू करिएगा। क्लास वाइज पढ़ना है, पहले यहाँ से उठा लिया जाए तब 352 शुरू किया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लास 18 में आपात की उद्घोषणा को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि आपात की उद्घोषणा का मतलब हुआ अनुच्छेद 352 के क्लास 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा। तो तुरंत आईएएस में, बिहार में, यूपी जे में क्वेश्चन बना कि आपात की उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ, या राष्ट्रीय आपात मतलब क्या हुआ। नेशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है उपनाम। तो आपका 3 ऑप्शन देगा, मैं बताया भी था कल सामान्य बातों में। 352 के तहत की गई घोषणा, अनुच्छेद 356 के तहत की गई घोषणा, 360 के तहत की गई घोषणा, उपर्युक्त सभी। तो जो न जानता हो परिभाषा तो मार कर आ जाते हैं लोग उपर्युक्त सभी, लेकिन उपर्युक्त सभी नहीं मारना है, परिभाषा पर गौर करना है। और आपात की उद्घोषणा मतलब कि कौन सी उद्घोषणा, केवल और केवल कौन वाली?
352 के कौन क्लाज 1। भाई अनुच्छेद 352 देखा जाए भाई, काफी संशोधन भी किया गया है। एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्लाज 1 एक शब्दों को मथा जाता है, कहाँ से क्या पूछ ले, बिहार ने ये बता दिया कि भाई एक शब्दों को जानिए। देखिए एक करके, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है। अब यही आपका क्वेश्चन पहला बना दिया। यदि पहला क्लास हम शुरू कर रहे हैं, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है। समाधान हो जाता है मतलब बिलीव हो जाता है। बिलीव का मतलब विश्वास हो जाता है। तो तुरंत बिहार ने क्वेश्चन बनाया। 352 पर तो नहीं बनाया, लेकिन 356 पर ऐसा ही बना दिया कि 356 भी देखना है कोरिलेट करके। जहां भी कोरिलेट हो तुरंत उसको हम बता रहे हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाएगा। जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए। किसकी रिपोर्ट पर विश्वास हो जाए? राज्यपाल की रिपोर्ट पर, कि संसद की रिपोर्ट पर, कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर, कि आपका राज्य सरकार की रिपोर्ट पर। किसकी रिपोर्ट पर? राज्यपाल की। तब राष्ट्र भाई उस वहाँ, लेकिन एक और है, अन्यथा भी वो बताया जाएगा 1-2 दिन में भाई, आ ही जाएगा 2-4 दिन में। ये पहले तो राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, विश्वास हो जाए, तो तुरंत याद रखिए राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए, इसका मतलब कि राष्ट्रपति का विश्वास जो है उसका स्वयं का विश्वास नहीं है। यानी कि वह स्वयं के विवेक से कार्य यहाँ नहीं करेगा। इसके पहले जो था मंत्रिपरिषद की सलाह पर विश्वास हो जाए, परामर्श पर विश्वास हो जाए, लेकिन आपका फिर कहानी में वही जोड़ते रहना है कहानी। तीसरा जो आपातकाल लगा था वह केवल और केवल पीएम के कहने पर लग गया था। इंदिरा गांधी रात में गई और फखरुद्दीन अली अहमद को लेटर थमाई अकेले और कहे कि साइन करिए, इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया है और आपात की तीसरी उद्घोषणा करिए, और राष्ट्रपति डर कर दिए। तब ऐसी दशा में अब राष्ट्रपति का समाधान तो केवल पीएम के बातों से हो गया। तो इसलिए इस प्रावधान में आगे हम बताएंगे संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और केवल पीएम के कहने पर अब आपात की उद्घोषणा नहीं होगी। यानी कि केवल पीएम कह दें तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। तो किसकी सलाह पर अब राष्ट्रपति करेंगे? कल ही बताया गया था, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल भाई, मंत्रिपरिषद न मारिएगा, अभी आगे हम बताएंगे किसके किसके सलाह पर। तो दे देगा कि आपात की उद्घोषणा किसकी सलाह पर की जाती है? मंत्रिपरिषद, पीएम, मंत्रिमंडल, इनमें से कोई नहीं। क्या मारेंगे? मंत्रिपरिषद न मारिए, पीएम न मारिए, बल्कि क्या मारना है? कैबिनेट या मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब कि पीएम और कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और यही आपका कह सकते हैं मंत्रिमंडल बनाते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, और सरकार की एक्चुअल पावर इसी में है। यही लोग पूरे देश को चलाते हैं, जो 5-6 लोग रहते हैं, और पूरे मंत्री थोड़े चलाते हैं। मुख्य पावर क्या है? कैबिनेट में ही है। तो कैबिनेट की मौखिक परामर्श से कि लिखित, ये भी पूछ सकता है, मौखिक नहीं काम चलेगा। यानी कि पूरी कैबिनेट एक प्रारूप तैयार करे, पूरी कैबिनेट का साइन हो, उसमें पीएम का भी साइन रहे, और ये लोग जाकर किसको दें? राष्ट्रपति को। तब राष्ट्रपति बाध्य हैं कि भारत में किसकी उद्घोषणा कर दे? इमरजेंसी। विवेकाधिकार है कि बाध्य हैं? तो क्या मारेंगे? बाध्य हैं, विवेक नहीं है। या राष्ट्रपति का अपने मन से नहीं। हाँ, बस एक राष्ट्रपति कर सकता है कि केवल पीएम पहुंच गए और लेटर दे दिए तो इनकार कर सकता है, क्योंकि संवैधानिक जो प्रावधान है उसमें कैबिनेट मंत्रियों का भी उस लेटर में साइन क्या है? आवश्यक। देखिए अगला शब्द भाई, पहला शब्द हम उठाए थे, थोड़ा कठिन है प्रावधान भाई।
यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, यानी कि सीरियस इमरजेंसी क्या है, प्रेजेंट टाइम में है, गंभीर यानी कि गंभीर संकट आन पड़ा है, जिससे युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, तुरंत आपका एरिया कवर करना है। और जो एरिया कवर करना है वह मुख्य रूप से करना है कि आपका आपात की उद्घोषणा कितने आधारों पर की जा सकती है, पहले संख्या बताइए तो कितने। हाँ, मूल रूप से कौन कौन आधार थे जो मूल संविधान बना था, तीन तीन याद रखें। मूल संविधान में कौन कौन, युद्ध, दूसरा कौन सा आपका वाह्य यानी कि बाहरी आक्रमण, कोई देश आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण, और आंतरिक अशांति। जो आंतरिक अशांति, फिर यहाँ सशस्त्र विद्रोह पर समझना है। आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने तीसरा आपात भारत में लागू किया था, और तत्पश्चात जब जनता दल की सरकार आई तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को ले डूबी, यानी कि इसको हटा दी, और इस शब्द की जगह क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। ये पहला क्वेश्चन याद रखिए। मूल संविधान में कौन आपात का आधार नहीं था, ये भी क्वेश्चन आया है, तो क्या मार कर आएंगे, सशस्त्र विद्रोह। अब तुरंत क्वेश्चन एक दिमाग में और बैठाना है, और वह ये बैठाना है, अभी हमने कंसेप्ट बनाया भी, बताया भी, कि किस आधार पर यदि आपात की उद्घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, अपने आप सस्पेंड नहीं होगा। तो अभी मैं बताया था कि किस आधार पर आपात की उद्घोषणा में अनुच्छेद 19 अपने आप सस्पेंड नहीं होगा, तो आपका क्या जवाब रहेगा, जो तीसरा है। तीसरा कौन है, सशस्त्र विद्रोह। अगला देखिए शब्द भाई, के कारण भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, खतरे में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा वह का मतलब कौन हुआ, भारत का राष्ट्रपति, पीएम नहीं, कौन, वह का मतलब कौन, भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि किसको विश्वास हुआ था, राष्ट्रपति को। तो वह यानी कि भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा, प्रोक्लेमेशन द्वारा संपूर्ण भारत में या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय, इस इरादे की घोषणा कर सकेगा। आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपातकाल या तो पूरे भारत में एक साथ लगाया जा सकता है, या पूरे भारत में न लगाकर कहाँ लगाया जा सकता है, भारत के कुछ एरिया में। जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी की घोषणा हो जाए तो पूरे भारत में उसका प्रभाव हो। ये राष्ट्रपति जब उद्घोषणा करेंगे तो क्षेत्र को स्पष्ट लिखेंगे कि ये उद्घोषणा पूरे भारत के लिए की जाती है, कि किसी जिले के लिए, कि किसी राज्य के लिए, कि एक से अधिक राज्य के लिए, और उस उद्घोषणा का प्रभाव केवल वहीं पड़ेगा ज़्यादा, और वहाँ आपका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आगे बताया जाएगा। अगला देखिए भाई, आपका बेरक की भाषा एक्सप्लेशन आइए। यदि राष्ट्रपति स्पष्टीकरण, देखिए जो ये स्पष्टीकरण मैं बता रहा हूँ, ये स्पष्टीकरण आपका ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक्सप्लेशन 1978 में जनता दल की सरकार ने जोड़ा। अब एक्सप्लेशन पर गौर करिए। एक्सप्लेशन का मतलब है, नए लोग समझिए, एक बार बता दिया जाए। जो बातें बेयर एक्ट में दी जाती हैं उसको और स्पष्ट करने के लिए
संदेह को दूर करने के लिए एक्सप्लेशन दिया जाता है। एक्सप्लेशन इसलिए दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संदेह न रहे, और संदेह अगर है तो उस संदेह का निवारण किया जाता है किसके द्वारा? एक्सप्लेशन या स्पष्टीकरण। जैसे कि एक और उदाहरण मैं आईपीसी का बता रहा हूँ, संदेह का निवारण कर दिया जाए। आईपीसी की धारा 299 का एक्सप्लेशन नंबर 3 देखिए। यानी कि आईपीसी की धारा 299 में आपराधिक मानववध परिभाषित है और उसका स्पष्टीकरण 3 ये स्पष्ट बताता है कि यदि कोई शिशु है, माँ के गर्भ में है, तो उसका मर्डर नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस शिशु का कोई भी अंग उसके माँ के गर्भ से बाहर आया है, तो भले वह सांस न लिया हो, भले वह पूरी तरह पैदा न हुआ हो, अगर ऐसा कुछ किया जाता है जिससे कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ये 299 में आपराधिक मानववध माना जाएगा। तो एक्सप्लेशन क्यों दिया गया? ताकि 299 में जो आपका आपराधिक मानववध की परिभाषा है, वह और लोगों के मन से जो संदेह है बिल्कुल क्या हो जाए? क्लियर। तो देखिए यहाँ भी एक्सप्लेशन है। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है, माने विश्वास हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, यानी कि अभी संकट आपका आने वाला है, एकदम नजदीक है, अब युद्ध हो जाएगा, या कोई दूसरा देश आक्रमण कर देगा, या राज्य में अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा जैसे अफगानिस्तान में हुआ। तो ऐसी दशा में तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा की युद्ध या वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकती है। तो बस एक क्वेश्चन यहाँ बनाना है कि आपात की उद्घोषणा युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के पहले की जा सकती है कि होने के बाद की? दोनों। तो क्या मार्क कराएंगे? उसमें क्या भाई इतना बड़ा पढ़ा मैं बेर है, क्या आशय निकला? पहले भी की जा सकती हैं, बाद में तो हमेशा की जा सकती हैं। तो पहले भी की जा सकती हैं और युद्ध होने के बाद, माने युद्ध शुरू हो गया तब भी, और युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ उसके पहले भी, वायु आक्रमण होने वाला है तब भी, हो गया तब भी, और सशस्त्र विद्रोह अभी हुआ नहीं तब भी, और विद्रोह हो गया तब भी। तो भाई दोनों स्थिति मारिएगा। इसी पर आपका एक क्वेश्चन संविधान का और बनता है, और वह बनता है 143 पर जाकर। 143 पर भी क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से एडवाइजरी या सलाह मांगता है, तो विवाद उत्पन्न होने के पूर्व मांग सकता है कि विवाद उत्पन्न होने के पश्चात? की दोनों। तो क्या मार्क कराएंगे? वहां भी दोनों। विवाद उत्पन्न नहीं हुआ तब भी, माने उत्पन्न होने की अभी क्या थी? संभावना। यहाँ भी संभावना पर भी हो सकता है, और उत्पन्न हो गया तब भी। इसको जोड़कर पढ़िएगा। कौन सा अनुच्छेद? 143। अगला देखिए खंड 2। खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा, सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, या बाद की उद्घोषणा, उत्तरवर्ती भी कहा जाता है, पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा या उसको वापस लिया जा सकेगा। यानी कि राष्ट्रपति ने घोषणा की है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस घोषणा को रिवोक कर ले या उसमें कुछ बदलाव ला दे। तो बताइए, अगर घोषणा राष्ट्रपति वापस करता है या परिवर्तन करता है, तो अपने विवेक से करेगा कि सलाह पर? तो अब भाई आपका सलाह पर करेगा, उसका विवेक काम नहीं करेगा, याद रखिए। आगे देखिए,
क्लास 3 देखिए, क्लास 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ भी आपका कह सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन भी किया गया है और जो मंत्रिपरिषद शब्द था उसकी जगह आपका कैबिनेट या मंत्रिमंडल रखा गया। आइए पहले फिर आपका वन एक बार देखिए, दिमाग में बैठाइए। आपात की उद्घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। जब उसको विश्वास हो जाए, क्या विश्वास हो जाए कि आपका खतरा है, और खतरा 3 चीजों का है, 3 में से कोई एक, या तो युद्ध का, या बाह्य आक्रमण का, या सशस्त्र विद्रोह का। तो जो राष्ट्रपति का समाधान या विश्वास होगा, क्या वह स्वयं के ज्ञान पर करेगा विश्वास, कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर विश्वास करेगा, कि मंत्रिमंडल की सलाह पर? तो मंत्रिमंडल। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1944 के पहले यहाँ मंत्रिपरिषद शब्द था, और जब अकेले इंदिरा गांधी ने जाकर तीसरा आपात लागू करवा दिया तो 44वें द्वारा एमेंड किया गया, और अब मंत्रिपरिषद इत्यादि नहीं बल्कि क्या लिखा गया है? मंत्रिमंडल। और वहीं क्लास 3 अब पढ़िए, अब सही रहेगा। इसीलिए हम पहले कहते हैं कि इतिहास जानते रहिए, और उस इतिहास को जो जो क्लास आए उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। देखिए आपका अब ये पूछ सकता है कि भाई इंटरव्यू में पूछा गया है कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो 352। लेकिन आजकल क्लास वाइज पूछा जा रहा है, तो क्लास 3 मार्क कराइएगा कि कौन सा क्लास 3। देखिए बैरेक्टर, राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या ऐसे उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ के मंत्रिमंडल का शब्द स्पष्ट कैबिनेट आया है, अर्थात उस परिषद का जो आर्टिकल 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के, यानी कि कैबिनेट मंत्री स्तर के, यहाँ कैबिनेट मंत्री स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती हैं, यह विनिश्चय की ऐसी उद्घोषणा की जाए उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352(1) के तहत उद्घोषणा करेगा या उद्घोषणा में कोई परिवर्तन करता है, तो ऐसी दशा में आपका कब करेगा? जबकि आपका कैबिनेट ने सिफारिश की हो, और कैबिनेट ने जो सिफारिश की है वह मौखिक सिफारिश की हो कि लिखित में? लिखित में। तो कैबिनेट में आता कौन है? अब कैबिनेट भाई यहाँ बताना पड़ेगा, बार बार आ रहा है। देखिए आपका ये हम मंत्रिपरिषद बना रहे हैं। मंत्रिपरिषद में जो आएंगे वह पीएम, यानी कि पीएम हो गए, और जितने मंत्री हैं, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री और जितने मंत्री हैं संघ के, सबको मिलाकर एक लाइन में मंत्री परिषद कहा जाता है। लेकिन जो एक्चुअल में सरकार को चलाते हैं वह आपका सभी मंत्री नहीं गवर्न करते, उसमें आपका पीएम और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की ही एक छोटी इकाई होती है। सभी मंत्री नहीं होते। कौन मंत्री होते हैं? तो एक तो पीएम हो गए, और दूसरा कौन इसमें होता है? जो किस स्तर का मंत्री हो? राज्य मंत्री की, उप मंत्री की, स्वतंत्र प्रभार का, की कैबिनेट? तो कैबिनेट मंत्री हो गया, और ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कैबिनेट का। एक्चुअल सरकार यही देश को चला रहे हैं, जो 5-6 लोग हैं यही देश को चला रहे हैं। जैसे कि आपका राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं,
आपका पीएम है। अब भाई ज़्यादातर देखे होंगे गडकरी, यही 3 गडकरी हैं। आपका 4-5 लोग आपस में मीटिंग करके और नीति बना लेते हैं और पूरा देश चलता है। और ये मंत्री तो केवल नाम के लिए बना दिएगा कि जाइए कमाइए खाइए, ताकि आपका जाति बिरादरी बनी रहे, क्षेत्रवाद बना रहे। तो आपका यूपी तमाम जगहों से जहाँ जहाँ चुनाव है क्या बनाए गए, और हो सकता है योगी जी भी लालीपाप दे दें और कुछ को मंत्री बना दें। चांस है अभी आपका, भले चुनाव में अब 6 ही माह बचे हों, लेकिन चांस तो है ही। आपका 6 माह और चुनाव में बचे हैं। अगर ऐसे ही विपक्ष बिखरा रहा तो भाजपा तो चाह ही रही हैं कि विपक्ष बिखरा रहे, तो हम तो अपने आप जीत जाएंगे, कोई प्रचार की भी आवश्यकता नहीं है। जब तक विपक्ष एक, क्योंकि आपका कांग्रेस कुछ वोट ले गई, कुछ बसपा ले जाएगी, कुछ सपा ले जाएगी और कुछ हैदराबादी वाले ले जाएंगे, तो कहाँ अब वोट बट जाएगा, तो अपने आप भाजपा जीत जाएगी। भाई उसको तो वोट मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, ये सही बात है कि आपका वोट मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। जब तक कि गठबंधन न हो तब तक भाई हराना थोड़ा मुश्किल है यूपी में। तो आगे देखा जब भाई आपका अब तो आ गया ना कि किसकी सलाह, लिखित सलाह पर कि मौखिक। लिखित, किसकी लिखित सलाह पर? मंत्रिमंडल, पीएम होगा कि नहीं मंत्रिमंडल में, तो राष्ट्रपति को समाधान कौन कराएगा? मंत्रिमंडल। आपका बस एक लाइन देखिए। अगला भाई आपका चौथा खंड देखिए। इस अनुच्छेद के अधीन की गई, अब संसदीय कंट्रोल किया जाएगा। अब जो हम बताएंगे ये तो उद्घोषणा हुई, इसके बाद जो हम बताएंगे वह आपका पार्लियामेंट्री कंट्रोल किया जाएगा। सरकार मनमाना न करे लंबे समय तक, लेकिन यही है कि जिसका बहुमत रहता है वही तो सरकार चलाएगा, मनमाना करेगा। और देखिए इसलिए आपका संसदीय कुछ कंट्रोल किया गया कि संसद से अप्रूवल करा लिया जाए, भले राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी हो। तो देखिए चौथा से, इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। तो पहले तो संसद का सदन बना लिया जाए तब तो रखवाया जाए। तो आप लोग बताइए, पहले तो पार्लियामेंट बता दीजिए तब तो इसके हम समक्ष रखवाएंगे। संसद की परिभाषा संसद के सदन में रखी जाएगी। तो संसद की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 79। संसद में 2 सदन है। कौन कौन सदन है? एक लोकसभा और दूसरा, और भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह सदन तो नहीं है, लेकिन संसद का अनिवार्य अंग है, अभिन्न अंग है। तो संसद का गठन किससे होता है? मिलकर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपर्युक्त सभी। क्या मार्क कराएंगे? क्या राष्ट्रपति को छोड़ देंगे कि ऐड करेंगे? संसद के कितने सदन हैं? अब कई लोग 3 मार देते हैं, राष्ट्रपति सदन थोड़े हैं भाई। कौन कौन कौन? लोकसभा और कौन? राज्यसभा। अब आइए यहाँ रखवा। तो संसद के प्रत्येक सदन में उद्घोषणा रखी जाएगी कि एक सदन में? दोनों में। अब आप लोग इसमें थोड़ा बता दीजिए तब आगे बढ़ा जाए। कौन सा जो संसद का सदन है वह आपका विघटित हो सकता है, यानी कि, और कौन नहीं हो सकता? तो कौन आपका लोकसभा विघटित हो सकती है, लेकिन कौन विघटित नहीं होता कभी भी? राज्यसभा। कम से कम इतना तैयार रहेगा तभी तो आगे मामला बढ़ेगा। क्योंकि एक संभावना एक ये है कि भाई आपात की उद्घोषणा की गई, लोकसभा भंग हो गई, अब समस्या ये आ गई कि अब क्या हो। तो एक बिहारी सब पे भारी, यानी कि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो वह उद्घोषणा आगे बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी को हमें बताना है। देखिए भाई अब सब, इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, यानी कि लोकसभा में रखी जाएगी और कहाँ? राज्यसभा। अगला देखिए, जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने की उद्घोषणा नहीं है, वहां वह 1 मास की समाप्ति पर, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले
संसद के दोनों सदनों के द्वारा संकल्पों द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। दो तीन बातें टेक्निकल निकली कि जो आपात की उद्घोषणा की गई है बिना संसद के अनुमोदन के अधिकतम कितने दिन तक अस्तित्व में रह सकती हैं? 1 मास। कितने दिन? 1 मास के अंदर आपका लोकसभा द्वारा ओके किया जाएगा, माने पास किया जाएगा उद्घोषणा को। लोकसभा पास करे, राज्यसभा पास करे। अब एक और क्वेश्चन आया कि किस उद्घोषणा को पास करने की आवश्यकता नहीं है, तो 3 उद्घोषणा मैं करा रहा हूँ। एक आपात की उद्घोषणा, ये पास होगी। आपात में परिवर्तन की उद्घोषणा, ये भी पास कराना पड़ेगा। लेकिन चाहे भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो आपात की उद्घोषणा को पूरी तरह क्या कर दे, किसी भी समय वापस। तो किस उद्घोषणा को सदन में पास कराने की आवश्यकता नहीं है? परिवर्तन की, कि लागू करने की, कि वापसी की? हाँ, रटे रहे, किसकी? वापसी। राष्ट्रपति जब चाहे तब ले ले, लेकिन अपने मन से वापस नहीं लेता। वो मंत्रिमंडल के क्या करेगा? सलाह पर। एक सेकंड भाई, मंत्रिमंडल देखिए, आगे देखिए इसमें, परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, क्योंकि उसको तो पास नहीं कराना है, आपका उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट 1 मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा 1 मास के अंदर क्या होता है? पास कर दिया जाता है, तो वह उद्घोषणा आगे बढ़ेगी और कब तक रहेगी? जब तक कि लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात जब प्रथम बार बैठती है तो 30 दिन की समाप्ति के पहले उसका अनुमोदन न कर दे। एक कल्पना करिए, कल्पना भाई ये करना है कि राष्ट्रपति ने 1 जनवरी को घोषणा जारी की और 1 जनवरी को लोकसभा विघटित हो गई थी, भंग हो गई थी। तो ऐसी दशा में अब भाई कानून तो ये कहता है कि उद्घोषणा किए जाने के कितने माह के अंदर दोनों सदन पास करें? 1 मास। और यहाँ तो लोकसभा है ही नहीं, तो कौन पास कर दे तो मामला आगे बढ़ जाएगा और उद्घोषणा सही रहेगी? राज्यसभा। मान लीजिए 1 जनवरी को उद्घोषणा होती है तो दोनों सदन कितने दिनों के अंदर पास करें उस घोषणा को? 1 मास। और इसी बीच 10 जनवरी को लोकसभा विघटित हो जाती है, तो 1 जनवरी को जो उद्घोषणा की गई है उसके कितने मास के अंदर? 1 मास के अंदर कौन संकल्प को पास कर दे? राज्यसभा। अब राज्यसभा पास कर दी तो उद्घोष आपका आपात बना रहेगा। अब कब तक बना रहेगा वहीं दिमाग में लगाना है। तो लोकसभा का पुनः नया चुनाव हो, लोकसभा की कब की बैठक हो? प्रथम बैठक हो। और प्रथम बैठक के कितने दिन? 30 दिन के अंदर अगर लोकसभा द्वारा उस उद्घोषणा को पास नहीं किया जाता तब वह उद्घोषणा अपने आप क्या हो जाएगी? लैप्स कर जाएगी, निरस्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आखिर ऐसी दशा में अब कितना समय हुआ? देखिए 1 मास तो ऐसे हो गया। लोकसभा का चुनाव कितने माह के अंदर विघटन के होना चाहिए? 6 माह। और प्रथम बैठक के बाद कितना दिन? 30 दिन। यानी कि टोटल आपका राज्यसभा ही अकेले चाहें तो कम से कम 6 माह इधर बीच में चुनाव, 6 माह के अंदर, और 1 माह उधर और 30 दिन इधर। यानी कि एक सामान्य बात देखा जाए तो 6 दो 8। यानी कि राज्यसभा अगर संकल्प पास कर दे तो आपका ये उद्घोषणा कितने माह तक अपवादिक दशा में चल सकती है? 8 माह। किसी को भाई संदेह हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि भाई
उससे मतलब राष्ट्रपति शासन से क्या मतलब है? हाँ, नहीं तो लोकसभा का चुनाव और राष्ट्रपति शासन अलग है ना। राज्यसभा का कहे चुनाव ना हो तो आप नहीं, ये आप कहे विधानसभा का चुनाव ना हो तो विधानसभा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो पास लोकसभा करेगी। मैंने आप पूछना क्या चाहते हैं फिर से एक बार बताइए तो उसको। तो चाहे किसी राज्य में चुनाव हो या न हो, आपका अगर आधी ही लोकसभा मान लीजिए कि 10 सांसदें मर गए तो रोका नहीं जाएगा काम। काम होगा, जितना रहेंगे उतना ही काम करेंगे। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी आया था कि कई राज्यों की सरकारें भंग थी और लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि राष्ट्रपति का चुनाव रोका जाए। तो संसद ने कहा कि भले 28 जितने राज्य हैं सबकी विधानसभा भंग हो, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव रोका नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार भले किसी राज्य में लोकसभा का चुनाव किसी कारण से न हो पाए हो, भले मेंबरें मर गया हो, आपका उससे कोई मतलब नहीं होगा। जब लोकसभा गठित होगी, भले 10-20 सांसद कम हो, तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा और प्रथम बैठक के कितने दिन के अंदर लोकसभा पास करे, 30 दिन, उससे मतलब नहीं है यहाँ। ये राष्ट्रपति के चुनाव से भी इसको जोड़कर देख सकते हैं, आपका कई केस भी आए। इसके बाद देखिए भाई आपका पांचवा, इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती हैं तो आपका उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से 6 मास के लिए बढ़ेगी। अब बढ़ाइए आपका, देखिए फिर बैक होइए भाई। 1 जनवरी को उद्घोषणा की गई, 10 जनवरी को लोकसभा ने पास कर दिया कि हाँ उद्घोषणा सही है, और 15 जनवरी को राज्यसभा ने पास किया। तो जब दोनों सदन उद्घोषणा पर ओके कर दिए, पास कर दिए संकल्प, तो आप यही दिमाग लगाना है कि अब उद्घोषणा आगे बढ़ेगी। अगर इसके पहले वापस नहीं ले ली जाती तो कितने दिन के लिए एक बार में उद्घोषणा आगे बढ़ेगी? तो कितने दिन के लिए बढ़ेगी? 6 माह। कितना दिन? वहीं डेट याद रखना है कि कब से ये 6 माह गिना जाएगा। आपका 1 जनवरी से गिना जाएगा कि 10 जनवरी से कि 15 जनवरी से? तो बेयर एक्ट नहीं, बेयर एक्ट की भाषा देखिए। जब दूसरा सदन संकल्प पारित करता है, थोड़ा बेयर एक्ट पर ध्यान दीजिए भाई। जब दूसरा सदन जिस तारीख को संकल्प पारित करता है, उस तारीख से अब आगे कितने दिन ये प्रवृत्त रहेगी? 6 माह। तो भाई उद्घोषणा की तारीख से 6 माह न गिन लीजिएगा, बेयर एक्ट की भाषा पकड़ना है। कब से 6 माह? जिस तारीख से पहला सदन की दूसरा क्या करता है, संकल्प को पास। देखिए स्पष्ट लिखा है भाई, फिर एक बार हम बेयर एक्ट बता दें भाई, किसी को समस्या न हो। इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती हैं तो खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित होने पर, दूसरे संकल्प का मतलब यहाँ क्या हुआ उदाहरण में, 10 जनवरी की 15, तो इससे कितने माह आगे बढ़ जाएगी? 6 माह। अब फिर संकल्प पारित करिए, फिर 6 माह बढ़ गया, फिर 6 माह बढ़ गया, फिर 6 माह बढ़ गया, फिर 6 माह। अब बताइए अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? कहाँ 3 साल भाई? पढ़े हैं क्या? कहाँ पढ़े हैं? 3 साल बता दिए, इतना देर है परीक्षा और इच्छा। आपका ये राष्ट्रपति शासन है कि आपात लागू किया जा रहा है? देखिए अनंत काल तक 6-6 माह बढ़ाई जा सकती हैं, थोड़ा सतर्क रहे भाई। संविधान है, लाख पढ़े हो, लेकिन दो चार इसीलिए लोग बैठे हैं कि 2-4 टेक्निकल क्वेश्चन सर बताएंगे। नहीं तो एलएलबी में और एलएलएम में और रिसर्च में तो लोग पढ़कर ही आते हैं, यहाँ इसलिए आते हैं कि सर ऐसा 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन जरूर बताएंगे जिससे कि हमारा कल्याण होगा। हम भी सामान्य बातें ही बताते तो कौन आता? घर पर नहीं पढ़ सकते हैं बेयर एक्ट? भाई घर पर ही पढ़ सकते हैं अनंत काल के लिए, लेकिन एक बार में याद रखे कितना दिन? 6 माह। एक और प्रभाव पड़ता है भाई, जब आपातकाल लागू है तो आगे बताया जाएगा
लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है, और एक बार में 1 साल। तो बार बार बढ़ाए, यानी कि चुनाव ही सरकार न होने दे। भाई प्रस्ताव पास कराते रहे और लोकसभा का चुनाव क्या करते रहे, रोकता रहे। इंदिरा गांधी ऐसा ही की थी, लेकिन अब किसी में दम नहीं है, यानी कि मोदी जी में और किसी में दम नहीं है कि ऐसा कर सकें, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र और जनता के अधिकारों के लिए घातक होगा। तो आशा की जा सकते हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा कि संसद आपका हड़प ले सब कुछ। देखिए आगे भाई आपका। आपका बता ही दिया गया कि 6 माह तक आगे बनी रहेगी, बार बार कितना कितना दिन के लिए। तो इसको आपका आगे बताया जाए भाई। अब देखिए सोमवार से भाई फिर बताया जाए आपका, ये साढ़े माने 4:30 बजे से क्लास रहेगा, वहीं 4:40 तक।